रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। दीपावली से ठीक एक दिन पहले ये चतुर्दशी तिथि मनाई जाती है और इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। कल आपको पता होगा धनतेरस का पर्व मनाया गया, तो धनतेरस से ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है, जो कि गोवर्धन पूजा तक चलता है लगभग 5 दिनों तक। और ये छोटी दिवाली आज के दिन क्यों मनाते दोस्तों? तो पौराणिक कथा के मुताबिक दोस्तों नरकासुर नामक एक दैत्य राक्षस था जो काफी अहंकारी घमंडी था। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का वध किया था और ये वध आज के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था और उस नरकासुर राक्षस के खात्मे के चलते इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। यही वजह है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी देशवासियों को दिवाली के त्योहार की पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं एडवांस में। दिवाली का पर्व आ चुका है दोस्तों और दीपावली पूजा के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वरना नाराज हो सकती है माँ लक्ष्मी, इस जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों इस दिवाली भी अयोध्या में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा। आज छोटी दिवाली के मौके पर भी 2100 दीपों से भव्य महाआरती होने जा रही है सरयू तट पर। और बीते दिन धनतेरस के दिन भी देखिए अयोध्या में ड्रोन और लेजर शो का आयोजन हुआ। दिवाली के मौके पर दीपक जलाने के लिए 29 लाख से भी ज्यादा दिए राम की पेड़ी पर बिछा दिए गए हैं। 2100 अर्चकों ने सरयू आरती भी की और इस बार भी दिवाली पर नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज 19 अक्टूबर को 26,11,000 दिए जलाए जाएंगे और श्री राम राज्याभिषेक की झांकी भी निकलेगी यूपी अयोध्या में। फिर 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन ड्रोन और लेजर शो का आयोजन होगा राम की पेड़ी पर। पिछले कुछ सालों में दिवाली पर हर बार नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते आए हैं। ये देख सकते हैं आप किस किस साल में कितने दीपक जलाए गए दिवाली के मौके पर अयोध्या में, है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है, दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब रात 10 बजे तक ही मिलेगी आपको ट्रेनें। आज 19 अक्टूबर को मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी और कल 20 अक्टूबर को सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो रात 10 बजे तक ही चलेगी। दिवाली के त्योहार के मौके पर DMRC की तरफ से मेट्रो का यह नया टाइम टेबल जारी किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के समय में भी बदलाव किया गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी, BSE और NSE की ओर से मुहूर्त ट्रेडिंग का जो समय जारी किया गया, देख सकते हैं आप 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 तक 1 घंटा दिन के समय ये मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। वहीं देखिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी पहला भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को आमंत्रित भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। धनतेरस की रात में ही दिल्ली में लाइट और ड्रोन शो का आयोजन हुआ। 1.5 लाख से भी ज्यादा दियों से जगमगाया कर्तव्य पथ। ड्रोन शो से दिखाई गई राम कथा भी। बड़ा ही भव्य नजारा देखने को मिला रात के समय। ये अद्भुत और मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों। अलग अलग फोटोज भी है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि फर्जी मैसेज स्कैम को रोकने के लिए मेटा कंपनी एक बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल मेटा का प्लान है व्हाट्सएप पर अब मैसेज पर लिमिट लगाई जाएगी ताकि स्पैम और बल्क में मैसेज भेजने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। व्हाट्सएप स्पैम मैसेज रोकने के लिए नया फीचर लेकर आ रहा। जो यूजर या कोई बिजनेस अकाउंट बार बार अनजान नंबर पर मैसेज भेजेंगे तो उन पर अब लिमिट लगाई जाएगी। मेटा कंपनी की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों को महंगाई से मिली राहत। बीते महीने सितंबर में भारत की मुद्रास्फीति दर घटकर -0.07 और 0.31 के बीच रह गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही कि दीपावली के त्योहार से पहले देश के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान सेना हाई अलर्ट पर है। रात की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। नाइट विजन उपकरणों के जरिए देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए सख्त तैनाती और नजर रखी जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही, मुख्य चुनाव आयुक्त और RBI गवर्नर को मिलेगा IIT का विशिष्ट एलुमिनाई अवार्ड। इस लिस्ट में IAS अवनीश अवस्थी का नाम भी शामिल है। मैंने कांग्रेस सभी को। वहीं दोस्तों दिवाली से ठीक पहले सोना भी महंगा हुआ है। देखिए सोना इसी सप्ताह 8,000 रुपए तक महंगा हुआ। चांदी का भाव भी करीब 5,000 रुपए तक बढ़ा। इस साल गोल्ड ने 70% और सिल्वर ने तो 100% तक का रिटर्न दिया है निवेशकों को। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव सप्ताह भर में 8,000 रुपए बढ़कर 1,29,500 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कल ही मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि सोना पहली बार 1,30,000 के पार पहुंचा और चांदी का रेट भी अभी 1,78,000 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था 14 तारीख को। उसके बाद थोड़ा सा गिरकर 1,69,000 के लगभग चल रहा है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया पति पत्नी के मामले को लेकर कि सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। एलिमनी न्याय का एक जरिया है, न कि लोगों को अमीर बनाने का साधन है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मान लीजिए एक पति पत्नी के बीच अगर तलाक हो जाए और पत्नी उसकी जीवन साथी अगर खुद सक्षम है कमाने में,
कोई नौकरी करती है, जॉब करती है, तो ऐसी महिला को गुजारा भत्ता देना जरूरी नहीं है। स्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का एक जरिया है, टूल है, ना कि सक्षम लोगों को अमीर बनाने या उनकी आर्थिक बराबरी करने का साधन है। ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, भाजपा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मोदी ने कभी नहीं कहा कि ये भाजपा सरकार में मिलेगा। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी बोले कि सनातनियों से दूर और आरएसएस से सावधान रहें। अंबेडकर को कांग्रेस ने नहीं बल्कि सावरकर ने चुनाव हराया था, संघ ने झूठ फैलाया। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिवाली से पहले ही जहरीली हुई दिल्ली की हवा। राजधानी में कई जगहों का AQI तो 350 के भी पार पहुंच चुका है। इस बीच केरल में भारी बारिश हुई, मुल्ला पेरियार डैम भी फिर से ओवरफ्लो हो गया। दक्षिण भारत के कई राज्यों में अभी भी बारिश की चेतावनी है। और दिल्ली NCR में अभी प्रदूषण बढ़ने लगा, तो प्रदूषित हवा को रोकने के लिए अभी 2-3 दिन पहले आपको बताऊंगा ग्रेप 1 की पाबंदियां भी लागू हुई है। मैंने आपको बताया था अपडेट। तो दिवाली बाद दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने का भी प्लान कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने को लेकर कुछ अच्छे अपडेट आ रहे हैं। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और जाम करना लगभग असंभव होगा। एस्ट्रा 2 मिसाइल अब और भी घातक होने जा रही है। भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को लगातार रफ्तार दे रहा है। और इस बीच खबर है दोस्तों, DRDO की एक महत्वाकांक्षी परियोजना में अब चाइना भी भारत की मदद करने जा रहा है। एस्ट्रा 2 मिसाइल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में अब चीन भारत की मदद करेगा। DRDO को चाइना के साथ एक फॉर्मूला भी मिला है और ये वही मिसाइल है दोस्तों जिसका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर लगातार प्रहार किया गया। और वहीं खबर देखिए, भारत का ब्रह्मास्त्र भी बनकर तैयार हुआ। 65,400 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे 1100 जेट इंजन। 2035 तक IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की नई प्लानिंग है। ये भारत अगले दशक में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये बड़ी डील करने जा रही है भारत की वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स है ना। और एयरक्राफ्ट पर भी देखिए केंद्र सरकार का प्लान है। लड़ाकू विमान इंजनों पर 654 अरब रुपए खर्च करने का भी ऐलान किया है। AMCA के लिए वैश्विक साझेदारी भी और तेज होगी। और देखिए भारतीय वायुसेना के स्वदेशी तेजस विमान ने भी पहली उड़ान भरी, मैंने आपको बताया था। अभी एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के नासिक में ये प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया था, जहां हर साल 8 तेजस विमान बनाए जाएंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत पाकिस्तान को अगर जन्म दे सकता है तो आगे क्या कर सकता है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब पाकिस्तान को मार भी सकता है। इसके साथ ही यूपी की राजधानी लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी ये सख्त चेतावनी दी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जीत हमारी आदत है और अब इस आदत को हमें न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे और मजबूत करना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दरमियान मौजूद रहे। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा यानी तारीफ भी की। CM के दूरदर्शिता और विकासशील नेतृत्व को भी सराहा। और CM योगी और रक्षा मंत्री दोनों ने ब्रह्मोस फैसिलिटी में एक पौधारोपण भी किया। सूर्य 1 बना नई मिसाइल। रक्षा मंत्री ने यहाँ PTC इंडस्ट्रीज के टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का भी लोकार्पण किया। वो बोले कि यूपी बना आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हर इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हम दिखा देंगे। तो कुछ यूं मोमेंट्स रहे रक्षा मंत्री के यूपी लखनऊ दौरे के। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखे दोस्तों। बीते दिन धनतेरस के मौके पर महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी चंदशैली घाटी में गिर गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 15 से ज्यादा लोग सवार थे। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में यह बड़ी घटना हुई। और एक सड़क हादसा यूपी में भी हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश हरदोई में उल्टी दिशा से आई ट्रक ने बाइक सवार सगी बहनों समेत 3 लोगों को रौंद दिया और इस दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई। और वहीं देखिए दोस्तों एक रेल दुर्घटना भी हो गई बड़ी। पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में आग लग गई। सरहिंद स्टेशन के पास AC बोगी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, तो यात्री सामान छोड़कर भागने लगे। इस घटना की वजह से कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। एक यात्री ने आग लगते ही ट्रेन की चेन खींच दी थी, तो जिससे ट्रेन रुक गई। और एक बड़ी हिंसा का मामला देखा गया दोस्तों गुजरात के साबरकांठा में, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। कई घरों में तोड़फोड़ की, 30 वाहन भी जला दिए। पुलिस ने 20 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। गुजरात में ये साबरकांठा के माजरा गांव में रात को 2 गुटों के बीच ये बड़ी लड़ाई हिंसा में बदल गई, जिसमें तकरीबन 10 लोग घायल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आर्मी चीफ भी बोले कि कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यानी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कभी भी आ सकता है। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में महिला जवानों को बताया मां काली और बोले कि रौद्र रूप से बनेगी बेहतरीन लीडर। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के युवा जवानों को मोटिवेट करते हुए बातें कही। और एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, दीपावली पर एक कंपनी ने अपने स्टाफ को गिफ्ट में दी 51 कारें। चंडीगढ़ में एक फार्मा कंपनी के मालिक ने यह नई पहल की है। इन गाड़ियों में SUV और स्कॉर्पियो तक की कारें शामिल हैं। चंडीगढ़ की फार्मास्यूटिकल कंपनी MITS ने अपने 51 कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर ये देखिए कारें वितरित की हैं।
और वहीं खबर आ रही है उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाए गए दिवाली के मौके पर 25 नवंबर को ये मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे। और उत्तराखंड में धनतेरस पर भी आध्यात्मिक संगम देखने को मिला। बद्रीनाथ में कुबेर और यमराज की एक साथ पूजा हुई। जागेश्वर में विराजते हैं धनदेव। पीएम मोदी भी यहाँ के दर्शन कर चुके हैं। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए ये पवित्र तीर्थ स्थल के। और वहीं देखिए उत्तराखंड सरकार एक नियम में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। देखिए अब लिव इन में रहने वाले लड़के लड़कियों की जानकारी पेरेंट्स को नहीं बताएगी सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी के नियमों में ये बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस मामले से जुड़े कुछ याचिकाकर्ता बोले कि मुद्दों से भटकाने वाली बात है, लेकिन कुल मिलाकर अब उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के तहत जो लिव इन के जोड़ों का रजिस्ट्रेशन करेगी सरकार, इस नियम से जुड़े प्रावधान में यह बदलाव किया जा रहा। नए प्रस्तावों के मुताबिक अगर 21 साल से कम उम्र का कोई युवा लिव इन में रह रहा है तो फिर सरकार उनकी जानकारी माता पिता को नहीं देगी। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक अहम बदलाव किया जा रहा है ना। और वहीं देखिए ट्रांसजेंडरों के साथ भी अब नहीं होगा भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और इससे जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने एक सलाहकार समिति का भी गठन किया है जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश आशा मेनन करेगी और यह समिति हमारे देश में ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार, उनकी चिकित्सा देखभाल और अन्य अधिकारों पर सुझाव देगी। और भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और देश की सभी राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ट्रांसजेंडरों के लिए जल्दी एक वेलफेयर बोर्ड भी बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी से ही सलाहकार समिति का तो गठन भी कर लिया है ना। अच्छा वैसे दिल्ली में भी ट्रांसजेंडरों के लिए अच्छी खबर है। देखिए आप, महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी दिल्ली में। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से भी इस बारे में ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, फिलीपींस के बाद अब कई नई उड़ानें शुरू करेगी एयर इंडिया कंपनी। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे कई नए रूटों पर अध्ययन कर रही है कंपनी और जल्द ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लेकर चाइना के शंघाई शहर के बीच भी सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच ये उड़ान सेवा शुरू होने जा रही। अगले महीने 9 नवंबर से आप डायरेक्ट फ्लाइट ले पाएंगे। सप्ताह में 3 दिन चलेगी ये फ्लाइट। कोविड-19 के बाद 5 सालों में ये उड़ान सेवा शुरू हो रही है। और खबर आ रही कि चीन का टूटेगा घमंड। रेयर अर्थ मेटल को लेकर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और रूस भी इस प्लान में हिंदुस्तान का पार्टनर बनेगा। दरअसल हमारा देश भारत दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी कर रहा है और इस सहयोग का मकसद है चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करना। तो भारत में जल्दी रेयर अर्थ मेटल को लेकर माइनिंग वगैरह में रशिया गवर्नमेंट साथ में मिलकर भारत में इन परियोजनाओं को शुरू करने जा रही है ना। वही खबर आ रही दिवाली और छठ पर बिना तत्काल सेवा के सेम डे ट्रेन टिकट बुकिंग का आसान तरीका शुरू किया है। IRCTC ने त्योहारों के मौके पर यात्रियों के लिए ये नई सुविधा शुरू की है। आप IRCTC के वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर इस फीचर का यूज करके ये लाभ ले सकते हैं। और देखिए एयर कंडीशनर LED संबंधित PLI योजना के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि को सरकार ने 10 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वही खबर है FIO ने लॉन्च की ग्लोबल टेंडर सर्विस। भारतीय निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स की भी वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। और एक रिपोर्ट आ रही कि GST कटौती से हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल दोनों की बिक्री बढ़ी है, जिससे आगे आने वाले कुछ महीनों में रोजगार और निर्यात यानी एक्सपोर्ट में भी तेजी की उम्मीद दिख रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि GST सुधारों से 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स खपत बढ़ने की उम्मीद है। नवरात्रि के बाद से ही त्योहारी सीजन में ये अच्छी खासी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं खबर देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कल धनतेरस के मौके पर लाखों किसानों को बड़ा तोहफा दिया। 72 लाख से भी ज्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 718 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत 1-1 हजार रुपए किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। जैसे केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना होती है ना, वैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट की है CM किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है ना। तो धनतेरस के मौके पर किसानों को ये अच्छा तोहफा दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। चलिए खबर देखिए हरियाणा में IPS मामले को लेकर अब CBI से जांच कराने की मांग की जा रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। SIT उनकी पत्नी के भी बयान लेगी और उनके द्वारा लिखे गए फाइनल नोट पर सिग्नेचर की भी जांच की जाएगी। वहीं हाल ही में कुछ महीनों पहले जो हरियाणा के गुरुग्राम में आपको पता होगा एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उनके पिता ने जान ले ली थी। उस मामले पर खबर आ रही चार्जशीट में पहली बार ये सच सामने आया। उनकी मां मंजू बोली कि उनके पति के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, लेकिन उन्होंने उनकी बेटी पर गोली चलाते हुए नहीं देखा है। ये अब चार्जशीट में खुलासा सामने आ रहा है। और असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले पर खबर आ रही कि अब सिंगापुर जाकर जांच करेगी असम पुलिस। वरिष्ठ अधिकारी बोले कि सही दिशा में छानबीन चल रही है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर खबर आ रही देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव का संबोधन करते हुए कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय है न ही नेता तय है। राहुल गांधी वोट चोरी पर अब चुप क्यों हैं? बिहार की सत्ता का फैसला घुसपैठिए नहीं करेंगे। और
इधर कांग्रेस ने भी दूसरी सूची में 5 और उम्मीदवारों के भी नाम जारी कर दिए हैं बिहार चुनाव को लेकर। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मुलाकात की। टॉम हॉक मिसाइलों को लेकर चर्चा हुई और रूस यूक्रेन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौते को लेकर भी बातचीत हुई। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इजराइल युद्ध विराम समझौते के लिए भी ट्रंप को बधाई दी उन्होंने। वहीं देखिए भारत और मिस्र रिश्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और फिनटेक में सहयोग के अवसर खुलेंगे दोनों देशों के बीच। भारत मिस्र के संबंध अब मजबूत हो रहे हैं। और खबर देखिए 11 वर्षों में भारत ने रचा नया विकास अध्याय। गौतम सिंघानिया ने मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की है, जो कि रेमंड समूह के चेयरमैन हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट भी बोले कि अगले 4-5 दशक में यानी 40-50 सालों में भारत का पीएम बनेगा विश्व का नेता। जैसे अभी ट्रंप है ना, वैसे भारत का प्रधानमंत्री होगा। 21वीं सदी चीन के साथ साथ भारत की भी होगी। और ये किसी भारतीय नेता का नहीं कहना है दोस्तों, वरना आप इन खबरों को पॉलिटिक्स से जोड़कर देखोगे। ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट का। और नेताओं का, दुनिया के दिग्गजों का यह अनुमान बताता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और वहीं खबर देखिए पाकिस्तान ने फिर की एयर स्ट्राइक, क्रिकेटरों पर बरसाए बम, 3 अफगान खिलाड़ियों की भी मौत हो गई। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग अभी भी जारी है और बीते दिन पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटर खिलाड़ियों की मौत हो गई। हालांकि वैसे दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और ये हमला कर दिया। इस हमले में कई घर तबाह हो गए। अफगानिस्तान बोला कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये वो 3 क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के हमले में मारे गए। देख सकते हैं इनके नाम वगैरह भी। और वहीं खबर है दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आग लग गई। उसके बाद सभी फ्लाइट्स रोकी गई, कार्गो एरिया जलकर खाक हुआ। दिल्ली से बांग्लादेश जा रही फ्लाइट भी कोलकाता भेजी गई। वहीं देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोले कि पाकिस्तान में आतंक फैला रहा भारत एरिया में बड़ा है तो महफूज न समझें, हमारे हथियार कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर से भारत को नापाक धमकी दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बोले कि अफगानी हमारे देश से वापस जाएं, हमारी जमीन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है, उन लोगों को भारत पाले। तो ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच एक और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट आ रहा है कि पुर्तगाल में अब सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर भी रोक होगी। नियम तोड़ने पर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और वहीं देखिए भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश बताया। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपन खबरों में, लेकिन इससे पहले आज के कुछ मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि कई राज्यों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के भी 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने आज रविवार को भी। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन दक्षिणी भारत के राज्यों में और कुछ तटीय इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी कर्नाटक, कोंकण, गोवा वगैरह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिणी मध्य प्रदेश और विदर्भ के भी कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अरब सागर में बनने वाला ये सिस्टम मौसम में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है। बाकी मध्य भारत और उत्तरी भारत के किन्हीं भी राज्यों में बारिश की चेतावनी नहीं है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देखिए। बीते कुछ दिनों के दौरान जो भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली, इस वजह से देखिए भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है, जिसमें रिलायंस टॉप गेनर रही है, जिसकी वैल्यू 47,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ी है। वहीं HDFC बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 11% बढ़ा। इसके शेयर ने एक साल में 19% तक का रिटर्न दिया। चलिए खेल समाचार से खबर आ रही है। दुबई में 15 से 18 दिसंबर के बीच होगा IPL ऑक्शन। 20 मार्च से अगले साल 2026 से मतलब IPL की नई लीग शुरू होगी। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने वर्ल्ड कप फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं जो कंपाउंड तीरंदाज बनी। ब्रिटेन की एला गिब्सन को 150-145 से हराया। मेनी कांग्रेट्स ज्योति को। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही देखिए, टाटा नेक्सॉन ADAS फीचर के साथ लॉन्च हुई। इसकी कीमत 13.5 लाख से शुरू है। इमरजेंसी सिचुएशन में कार खुद ब्रेक लगाएगी, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है। नया रेड डार्क एडिशन भी पेश किया कंपनी ने। चलिए अगली खबर देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्द ही व्यापार वार्ता होगी। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसी महीने ब्रुसेल्स का दौरा करेंगे। और सोने की प्राइस पर एक खबर सामने आ रही है कि सोने ने इस साल 35 बार नया रिकॉर्ड बनाया। अब वैश्विक बाजार में जल्द ही गोल्ड का प्राइस $4500 का स्तर छू सकता है। वहीं भारत के लिए अच्छी खबर है, साल 2028 तक देश में बनेंगे 7 नैनोमीटर के स्वदेशी चिप डिजाइन भी है। और IIT मद्रास की टीम 2028 तक शक्ति प्रोसेसर भी डिजाइन करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दे दी है। और देखिए CNG का तोहफा अब ऑटोमेटिक कार में भी मिलेगा। दिवाली से पहले निशान कंपनी ने अपने नए मॉडल मैग्नाइट में CNG ऑटोमेटिक मॉडल का ऐलान कर दिया, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी वगैरह भी मिलेगी, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पूरे राज्य को आपदा राहत पैकेज देने जा रही है सरकार।
मंडी में होगा कार्यक्रम, जिसके तहत हिमाचल सरकार का कहना है कि आपदा प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए 7 लाख और सामान के लिए 70,000 रुपए देगी हिमाचल सरकार। वहीं हिमाचल में स्कूल शिक्षा बोर्ड अब परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव करने जा रहा। अध्यक्ष ने ऐलान किया कर्मियों को डीए वगैरह भी मिलेगा और हिमाचल के एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। बोर्ड ने इसके लिए प्रश्न पत्र बैंक भी तैयार कर लिया, तो आप HPBOSE के ऑफिशियल पोर्टल पर डिटेल चेक कर लीजिएगा ना। और खबर आ रही दोस्तों, लेह लद्दाख हिंसा मामले के बाद अब नए आदेश जारी हुए। लेह में बिना अनुमति के जुलूस, रैली और मार्च निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। SSP की रिपोर्ट पर डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं लाल आतंक नक्सलवाद पर एक बड़ा प्रहार देखिए। 208 नक्सलियों ने डाले हथियार, जिसमें 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। कई बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन सैकड़ों और नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और खबर देखिए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला। अब औरंगाबाद रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, जो कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं, उनके नाम पर रखा गया है। और बड़ी खबर देखिए, सरकार ने प्रति बूंद अधिक फसल योजना के नियम बदल दिए हैं और इससे किसानों को क्या फायदा होगा। एक तो सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है देश में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, जल की उपयोगिता बढ़ाना और किसानों की उत्पादकता व आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना। सबसे पहले समझिए क्या है प्रति बूंद अधिक फसल योजना, और अब देखिए इसमें क्या कुछ नए बदलाव किए हैं। 2015 में शुरू की गई थी ये योजना, तो इस योजना में अभी ये कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं इसके नियमों में और राज्यों के खर्च वगैरह को लेकर, और इन बदलाव से किसानों को ये बेनिफिट, ये फायदे होंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल